गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग कैंसर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, कैंसर के या कैंसर से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कशन बचा था। ठीक है, अब कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, वो 4 तरीक़ों से हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला तो है सर्जिकल मेथड से। ठीक है, दूसरा रेडियोथेरेपी, फिर है कीमोथेरेपी, एंड फाइनली जो चौथा ऑप्शन है हमारे पास वो है इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, ये 4 तरीक़ों से कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकता है। सबसे पहले सर्जिकल मेथड के बारे में बात करेंगे। सर्जिकल मेथड हम लोग कैंसर के केस में सिर्फ तभी एम्प्लॉय करते हैं जब हमको कोई पर्टिकुलर ट्यूमर है उसको बॉडी से रिमूव करना हो, एंड स्पेशली वो ट्यूमर अगर बेनाइन हो तभी सर्जिकल मेथड जो है वो प्लॉजिबल है या वो सक्सेसफुल होता है। क्योंकि अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसको आप रिमूव कर भी दोगे, एक आधा सेल उसमें से स्लिप होकर के ब्लड के थ्रू बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में जा कर के फिर जो है दोबारा से क्या कर सकता है, कैंसर को या फिर नए ट्यूमर का फॉर्मेशन जो है वो कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर के केस में क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर मोस्टली मैलिग्नेंट होता है। ठीक है, अब ब्रेस्ट कैंसर में हो सकता है कि दोनों ही ब्रेस्ट में ट्यूमर्स का डेवलपमेंट हो जाए, हो सकता है एक ही ब्रेस्ट में ट्यूमर का डेवलपमेंट हो। ठीक है, अब अगर सही समय पे डायग्नोसिस हो जाए तो पहले ही सर्जरी करके ट्यूमर को रिमूव कई बार कर दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ट्यूमर का साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो ट्यूमर का साइज़ बड़ा होने की वजह से कई बार पूरे के पूरे ब्रेस्ट को सर्जिकली रिमूव करना पड़ जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सीरियसनेस उसमें आ जाती है। अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर का ही एग्जांपल ले रहे हैं तो उसका सबसे पहला सिम्टम क्या होता है कि ब्रेस्ट में छोटी सी गांठ का महसूस होना, या जो हमारा आर्म पिट है, आर्म पिट में गांठ को महसूस कर पाना, ये सबसे इनिशियल सिम्टम है। ब्रेस्ट में रेडनेस हो जाना, ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो जाना। ठीक है, जो एरियोला और निपल वाला एरिया है, निपल अगर वापस ब्रेस्ट के अंदर रिट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, ब्रेस्ट के अंदर अगर निपल रिट्रैक्ट हो जाए तो वो भी एक कैंसर का जो सिम्टम है हो सकता है। ठीक है, वॉट एवर बी द रीज़न। ठीक है, अगर अब कैंसर हो गया है, ब्रेस्ट को हम लोग को पूरा का पूरा रिमूव करना पड़ जाता है। ठीक है, तो ब्रेस्ट को रिमूव करने के बाद में भी कई बार क्या होता है कि एक आधा सेल रह जाता है, फिर वो सेल जो है इवेंचुअली 1.5 या 2 साल के अंदर अपना असर दिखाने लगता है और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी ट्यूमर नज़र आने लगते हैं। ठीक है, तो बेनाइन ट्यूमर के केस में ही सर्जरी पॉसिबल है। ठीक है, उससे ट्रीटमेंट हो सकता है, और अदरवाइज बेनाइन ट्यूमर नहीं है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे कि और एग्जांपल अगर हम लोग ले सकते हैं, कई बार ओवरी पे ट्यूमर हो जाता है। ठीक है, या यूट्रस के अंदर ट्यूमर्स हो जाते हैं जिनको कॉमन लैंग्वेज में फाइब्रॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो ओवरी या यूट्रस के अंदर होने वाले जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो बेनाइन होते हैं। ठीक है, तो उनको लेज़र सर्जरी से काट करके रिमूव कर दिया जाता है, और फिर जो पर्सन है बाद में उसको कंटिन्यूसली मेडिकेशन लेना पड़ता है सो दैट आगे ये ट्यूमर का फॉर्मेशन ना हो। तो फाइब्रॉइड्स जो हैं वो सर्जिकली रिमूव किए जा सकते हैं, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के साथ ये पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रेडियोथेरेपी पे। ठीक है, रेडियोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी भी जिसको कहते हैं, इसमें बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि जो कैंसर सेल्स हैं वो डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, अब उनका डिफरेंशिएशन होने के बाद में, ठीक है, उनको मतलब ससेप्टिबिलिटी उनकी होती है कि जो डिफरेंट रेडिएशंस होते हैं, रेडिएशंस के थ्रू उनको इजीली किल किया जा सकता है। मतलब हालांकि वो अनलिमिटेड उनमें डिवीजन होते रहता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होते रहती है, लेकिन वो जो स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस होते हैं, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस कैंसर सेल्स को इजीली डैमेज कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि सर्टेन एलिमेंट्स हैं जिनके हैवी आइसोटोप्स को लिया जाता है। हैवी आइसोटोप्स को लेकर के उनके थ्रू जो है रेडिएशन जो पेशेंट है उसको दिया जाता है। ठीक है, फिर वो जो रेडिएशन पेशेंट की पर्टिकुलर बॉडी एरिया पे डायरेक्ट किया जाता है जहाँ पे ट्यूमर हो या जहाँ पे कैंसर के सेल्स प्रेजेंट हो, तो उस पर्टिकुलर बॉडी एरिया पे जब रेडिएशन डाला जाता है तो रेडिएशन भी प्रोवाइड करने का कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जब रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं तो जो
वेव्स जाती है, रेडिएशन जाती है बॉडी के अंदर, वो क्या करती है, ऑलमोस्ट 80 to 90% कैंसर सेल्स को रिमूव कर देती है, उनको मार देती है। ठीक है, उसके बाद भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो रेडिएशन थेरेपी है ये कम्प्लीटली सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि कई बार मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है तो सेल्स इधर उधर माइग्रेट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रेडिएशन थेरेपी से 80 to 90% कैंसर सेल्स की ही डेथ हो पाती है, बाकी जो 10% कैंसर सेल्स हैं वो फिर भी बच जाते हैं। ठीक है, अब रेडिएशन थेरेपी के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं? रेडॉन यूज़ किया जाता है, आयोडीन और कोबाल्ट। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं इनके हैवी आइसोटोप्स को लिया जाता है। जैसे रेडॉन के केस में होता है Rn220। ठीक है, आयोडीन के केस में वी हैव I131। ठीक है, एंड कोबाल्ट के केस में वी आर हैविंग कोबाल्ट 60। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं इनके हैवी आइसोटोप्स हैं, इनको यूज़ करके हम लोग रेडियोथेरेपी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कीमोथेरेपी पे। ठीक है, रेडियोथेरेपी पहला तरीका होता है, अगर सर्जिकल मेथड एम्प्लॉय नहीं कर सकते तो पहले रेडियोथेरेपी को ट्राई किया जाता है, और अगर रेडियोथेरेपी भी सक्सेसफुल ना हो, ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कीमोथेरेपी पर आते हैं। ठीक है, कीमोथेरेपी में बेसिकली क्या होते हैं कि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो होते हैं, ठीक है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को हमारी बॉडी के अंदर या पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, एंड दीज साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, इनका जो इफेक्ट है ये स्पेसिफिकली कैंसरस सेल्स जो होते हैं उनके तरफ डायरेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये साइटोटॉक्सिक ड्रग्स क्या जाते हैं, कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको लोकेट करते हैं, उनको लोकेट करके साइटोटॉक्सिक ड्रग्स क्या करते हैं, कैंसर सेल्स को बर्स्ट करके, ठीक है, उनको किल करने का काम करते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इसको लिख लिए। तो सिस्प्लैटिन, फ्लोरोयूरेसिल, देन नाइट्रोसोयूरियास, ठीक है, विनक्रिस्टीन, ये कुछ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं जिनको कि कीमोथेरेपी में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो सारे मेडिसिन्स का नाम यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, ये एक प्लांट से ऑब्टेन होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कैथरैंथस रोजियस। ठीक है, कैथरैंथस रोजियस नाम का एक प्लांट है, इससे ये सारे के सारे ड्रग्स जो हैं ये हमको ऑब्टेन होते हैं, एंड स्पेसिफिकली ये जो ड्रग्स हैं ये ल्यूकेमिया के केस में काफ़ी हद तक यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ल्यूकेमिया को ट्रीट करने के लिए ये सारे मेडिसिन्स जो हैं ये यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके बाद में लास्टली हम लोग आते हैं इम्यूनोथेरेपी पे। ठीक है, इम्यूनोथेरेपी में बेसिकली होता क्या है कि हमारे इम्यून सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की, स्ट्रेंथन करने की बेसिकली कोशिश की जाती है इम्यून सिस्टम को। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स इंजेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं। ठीक है, अब अगर हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा तो ऑब्वियसली जो हमारे इम्यून सिस्टम से लिम्फोसाइट सिक्रीट होंगे। ठीक है, लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, कैंसर सेल्स को लोकेट करने की कोशिश करेंगे, कैंसर सेल्स को लोकेट करके उनको मारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल यही है इम्यूनोथेरेपी का कि इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, रेस्पॉन्स एनहांसर्स मेडिसिन्स के थ्रू स्ट्रांग बनाते हैं। अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, कैंसर के सेल्स को लोकेट करेंगे लिम्फोसाइट्स और उनको मारने का काम करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो कि परफॉर्मेंस एनहांसर्स या रिस्पॉन्स एनहांसर्स के जैसे अगर काम करेंगे। ठीक है,
तो इसका एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं अल्फ़ा इंटरफेरॉन। ठीक है, अल्फ़ा इंटरफेरॉन जो है ये नेचुरली भी हमारी बॉडी में बनता है, आर्टिफिशियली भी इसको सिंथेसाइज करके दिया जाता है। इंटरफेरॉन का काम क्या होता है? इंटरफेरॉन ज़्यादातर क्या करता है कि जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं उनको एक्टिवेट करता है किसी भी पैथोजन के लिए। ठीक है, तो अगर ज़्यादा इंटरफेरॉन हमारी बॉडी में बनेगा या ज़्यादा इंटरफेरॉन प्रेजेंट होगा तो वो लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगा। लिम्फोसाइट्स इन टर्न कहाँ जाएंगे? कैंसर सेल्स के पास जाएंगे और उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल होता है इम्यूनोथेरेपी का। ठीक है, और अगर ये चारों तरीके भी फेल हो गए तो फिर भगवान भरोसे। ठीक है, चलो लास्टली हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आते हैं, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ पे। ठीक है, तुम लोगों के बुक में हालांकि उतने डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा जो बुक के अलावा हैं वो मैं तुम लोगों को बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो ड्रग होता क्या है। ठीक है, ड्रग्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, ड्रग होता क्या है। ठीक है, ड्रग्स जो है टेक्निकली मेडिसिन्स ही होते हैं या ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जिनका कोई मेडिकल इम्पॉर्टेंस होता है। ठीक है, लेकिन ड्रग्स जो हैं उनको जब लिमिटेड अमाउंट में यूज़ किया जाए तब वो इफ़ेक्टिव होते हैं, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा, ठीक है, जब उनका कंजम्पशन किया जाए, जब उनका यूज़ किया जाए, तब यही जो ड्रग्स होते हैं ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दे आर मेडिसिनली इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज विच माइट बी अदरवाइज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ डिजीज, बट व्हेन दे आर कंज्यूम्ड इन अ लार्ज कंटेंट और इन अ लार्ज अमाउंट, then they exert negative effect on our body। ठीक है, these are basically drugs। तो नॉर्मल मेडिसिन है, कम खाओगे तो अच्छा असर करेंगी, ज़्यादा खाओगे तो हमारे बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट जो है एग्जर्ट करेंगी। ठीक है, अब ये जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, ड्रग्स ना, इनका काम करने का नेचर क्या होता है? ठीक है, इनके काम करने का नेचर ऐसा होता है कि दे कैन एक्ट एज सिडेटिव, दे कैन एक्ट एज नारकोटिक्स। ठीक है, अब सिडेटिव और नारकोटिक्स का मतलब क्या होता है? नारकोटिक्स का मतलब कि जिससे नशा हो। ठीक है, नारकोटिक्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे नशा हो। ठीक है, और सिडेटिव का मीनिंग क्या होता है? सिडेटिव का मीनिंग होता है ऐसा कोई सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में या हमारे अंदर ज़्यादा नींद को एनहेंस करे, जो हमको सिडेट करे। ठीक है, अगर हमारी नींद को एनहेंस करता है कोई सब्सटेंस तो वो सिडेटिव हो जाता है, और अगर हमारी बॉडी में नशे के जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, उसको अगर पैदा करता है तो वो नारकोटिक्स हो जाता है। ठीक है, तो अब ये जो नारकोटिक्स या सिडेटिव्स जो हैं, जिनको कि हम लोग ड्रग्स कह रहे हैं, ठीक है, तो इनको जनरली क्या होता है कि हमारे जो पुराने लोग थे, ठीक है, जो हमारे पूर्वज वगैरह लोग जो थे, वो लोग क्या करते थे, नेचुरली ये जो ड्रग्स थे इनको डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ेस के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता था। ठीक है, जैसे सपोज़ अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूँ, सबसे कॉमन हमारे यहाँ जो यूज़ होता है आज भी वो है भांग। ठीक है, भांग के बारे में सबको पता है, भांग का पौधा होता है, उसके पत्ते जो होते हैं, पत्तों को या उसके एक्सट्रैक्ट को जो है यूज़ किया जाता है, यूज़ करते हैं उसको हम लोग मिठाइयों वगैरह में, होली के आसपास काफ़ी मिलता है। ठीक है, अब भांग जो है उसको यूज़ करने का प्रिंसिपल क्या है? ठीक है, भांग जो है उसको जब स्मॉलर क्वांटिटीज़ में यूज़ किया जाए, ठीक है, तो वो हमारे बॉडी में सेंस ऑफ हैप्पीनेस को जनरेट करता है। ठीक है, अब अगर उसी भांग को हम लोग एकदम मतलब 2 ग्लास 3 ग्लास 4 ग्लास पी जा रहे हैं, आधे आधे 1-1 किलो मिठाई अकेले खा जा रहे हैं, तो भाई ऑब्वियसली लार्ज क्वांटिटी में अगर हम लोग कंज्यूम करेंगे तो ये जो हैप्पीनेस की जो फीलिंग है, ठीक है, ये फिर कुछ और चीज़ में ही चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर जैसे कोई भी सिंपल सा एग्जांपल लो, तुम हम में से कोई भी अगर एक आधी भांग की मिठाई खाएगा, ठीक है, तो उसको अच्छा फील होने लगेगा। ठीक है, लेकिन जब आधी किलो मिठाई या 1 किलो मिठाई एक साथ खा जाओगे तो फिर पागलों जैसी हरकत करने लगोगे। तो इंसान जब कभी भी ड्रग्स को बहुत ज़्यादा कंटेंट में खा लेता है, कंज्यूम कर लेता है, तो उसके बॉडी में क्या हो जाता है, उसके बॉडी में मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल या मेटाबॉलिकल बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल जब हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में
ड्रग्स के यूज़ के वजह से जब चेंज आएगा तो ऑब्वियसली हमारे पर्सनैलिटी में, हमारे बिहेवियर में, हमारे एक्ट करने के तरीके में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ के वजह से क्या हो जाता है, हम लोग बोलते हैं ये आदमी पागल हो गया है, ये इसने भांग खाया, ये पागल हो गया। हम लोग पागल हो गया है बोलते हैं या नशा चढ़ गया है बोलते हैं, वो बेसिकली एक्चुअली क्या है कि हमारे मेटाबॉलिज्म में, हमारे साइकोलॉजिकल, हमारे मेंटल या हमारे फिजिकल स्टेट में जब चेंज आता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि नशा चढ़ गया है, ठीक है। अब ये जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, ड्रग्स जो हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं ना, ये नशे का आदी है, ठीक है, इसको नशा करने की आदत हो गई है, ठीक है। तो जितने भी ड्रग्स होते हैं उनके अंदर ये स्पेशलिटी होती है कि भाई कोई भी जो ड्रग है उसमें किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई केमिकल तो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब ड्रग्स के अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, उनका नेचर ऐसा होता है कि उनकी आदत हो जाती है पर्सन को, ठीक है। एक बार खाएगा, 2 बार खाएगा, 4 बार खाएगा, 4 के बाद 5वें बार जब खाने लगेगा वो, तो उसको क्या हो जाएगी, उसके बॉडी को उस पर्टिकुलर केमिकल की क्या हो जाती है, आदत हो जाती है, ठीक है। उसी बेसिस पे हम लोग ड्रग्स को जो है अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक कैटेगरी है जिसको कि हम लोग कहते हैं एडिक्टिव या हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, ठीक है। एडिक्टिव या हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स जो है ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको 1 या 2 बार इंसान कंज्यूम करे तो तीसरी चौथी बार में इंसान को उस चीज़ की एडिक्शन हो जाती है, उस चीज़ की आदत हो जाती है, ठीक है। अब ये जो एडिक्टिव ड्रग्स होते हैं इनका काम करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। इनका काम करने का तरीका सबसे पहले तो ये है कि मेटाबॉलिक चेंजेस, साइकोलॉजिकल, मेंटल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस जो है ये बॉडी में प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में इनको कंज्यूम करने से जो इंसान को सेंस ऑफ क्या कहना चाहिए, हैप्पीनेस या कामनेस या रिलैक्स होने की जो फीलिंग आती है, ठीक है, इंसान को बेसिकली उस फीलिंग की आदत हो जाती है, ठीक है। अब अगर जैसे सिंपल हम लोग सिगरेट का ही एग्जांपल लें, ठीक है। कोई इंसान सबसे पहली बार जब सिगरेट कंज्यूम करता है, स्मोक करता है, उसको बहुत ज़्यादा खांसी आएगी, ठीक है, वो बोलेगा यार ये बेकार चीज़ है। फिर उसके बाद दूसरी बार ट्राई करेगा तो शायद उसको अच्छा लगने लगेगा, फिर वो बोलेगा मेरे को अच्छा लगता है तो मेरे को उसको डेली कंज्यूम करना है। क्यों? क्योंकि सिगरेट पीने से लोगों को क्या है, थोड़ा सा रिलैक्स होने का, टेंशन फ्री होने का सेंस आता है। तो इंसान को एक्चुअली केमिकल का एडिक्शन नहीं हो जाता, इंसान को उस फीलिंग का एडिक्शन हो जाता है, ठीक है। अब 1 बार 2 बार किया, उसको चौथी बार भी लगेगा यार मेरे को टेंशन हो रहा है, मेरे को थोड़ा रिलैक्स फील करना है, मैं एक सिगरेट पी लेता हूँ, ठीक है। तो फीलिंग के पीछे इंसान भागता है, इसीलिए किसी भी चीज़ की इंसान को या किसी भी ड्रग की जो है इंसान को आदत हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकेंड कैटेगरी है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं साइको एक्टिव या फिर न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। साइको एक्टिव या न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स जो हैं ये ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक करते हैं, ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो ड्रग्स होते हैं ये बेसिकली हमारा जो मेंटल स्टेट है या जो हमारा फिजियोलॉजिकल स्टेट है उसको ऑल्टर कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर भांग का ही एग्जाम्पल मैं दे रही थी, कोई अच्छा खासा हट्टा कट्टा आदमी, ठीक है, आराम से बैठा हुआ है, उसको 1 गिलास भांग ला करके कोई पिला दे, एकदम स्ट्रांग भांग, तो कुछ देर के बाद में उसकी पर्सनैलिटी जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। या तो वो एकदम से गुस्सा करने लगेगा, ठीक है, या तो फिर वो एकदम से पागलों की तरह हंसने लगेगा। वो अलग अलग पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो साइको एक्टिव ड्रग्स होते हैं ये आपके मेंटल स्टेट को कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं, ठीक है। कोई भी ड्रग हो, ठीक है, कोई भी ड्रग हो, वो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी नर्वस सिस्टम के ऊपर ज़रूर काम करता है, ठीक है। जैसे कि अगर एक सिंपल प्रिंसिपल मैं बताऊं, ठीक है, हम लोगों ने नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है पढ़ा है अच्छे से लास्ट ईयर, ठीक है। लास्ट ईयर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो एक्सोनल एंड होता है, ठीक है, मतलब एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल के बीच में जो गैप होता है साइनैप्स, ठीक है। साइनैप्स में एसिटाइल कोलिन के हेल्प से क्या होता है, नर्व इम्पल्स एक सेल से दूसरे सेल में ट्रैवल करता है, ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन के जैसे ही एक और न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको हम लोग कहते हैं डोपामाइन, ठीक है। ये जो डोपामाइन है ये एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो रिलीज होने पर हमारी बॉडी में हैप्पीनेस की फीलिंग लेकर के आता है,
ठीक है। अब जैसे ये साइको एक्टिव या न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स हैं, इनका काम क्या होता है, नॉर्मली हमारे बॉडी में डोपामाइन जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होते रहता है कंटिन्यूअसली, ठीक है। अब ये जो न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स हैं ये क्या करेंगे, दो तरीके से काम करेंगे, या तो डोपामाइन का जो सिक्रीशन है उसको रोक देंगे पूरे तरीके से, या फिर डोपामाइन का ओवर सिक्रीशन करने लगेंगे, ठीक है। अगर डोपामाइन का सिक्रीशन कम कर दिए तो क्या होगा, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर है तो नर्व इम्पल्सेस बॉडी में अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पाएंगे, तो नर्वस सिस्टम क्या होगा, पर्सन का स्लो डाउन हो जाएगा। अब नर्वस सिस्टम स्लो डाउन हो गया तो पर्सन के अंदर जो रिएक्ट करने का सिचुएशन है या रिएक्ट करने का जो कंडीशन है वो रिएक्शन पर्सन में डेवलप नहीं हो पाएगा और पर्सन अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एकदम नम्ब हो जाएगा, एकदम डम्ब हो जाएगा, ठीक है। अब इन केस डोपामाइन का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, ओवर सिक्रीशन हो रहा है, जब डोपामाइन का ओवर सिक्रीशन होता है तो डोपामाइन के ओवर सिक्रीशन से हमारी बॉडी जो है हाइपर एक्टिव हो जाती है, ठीक है। हाइपर एक्टिव हो जाएगी, फिर पर्सन जो है बड़बड़ाने लगेगा, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगेगा, नाचने लगेगा, इस तरीके के रिएक्शंस जो है पर्सन की बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। तो हाउएवर जितने भी ड्रग्स हैं, चाहे वो एडिक्टिव ड्रग्स हो, चाहे साइको एक्टिव ड्रग्स हो, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, हमारे नर्वस सिस्टम को मोस्टली अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है अलग अलग तरीके के रिएक्शंस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब तुम लोगों के बुक में जो ड्रग्स के टाइप्स दिए हुए हैं, ठीक है, सामने क्या क्या दिया है, ओपिएट्स दिया हुआ है और क्या दिया है, ओपिएट्स दिया है, कैनानॉइड्स दिया है, कैनानॉइड्स, फिर कोकेन दिया है और क्या हो गया, स्पेलिंग बोलो, क्या, BI, हाँ, कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। चलो, ओपिएट्स, कैनाबिनॉइड्स और कोकेन, ये तीन टाइप के ड्रग्स दिए हुए हैं तुम लोगों के बुक में, है ना। सबसे पहले हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। ओपिएट्स जो है ये एक प्लांट से आता है जिसको हम लोग कहते हैं ओपियम, ठीक है। ओपियम को ही कॉमन लैंग्वेज में पॉपी भी कहा जाता है, ठीक है। ओपियम को कॉमन लैंग्वेज में पॉपी भी कहा जाता है। बुक में देखो ओपियम के प्लांट का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। काफ़ी थॉर्नी सा प्लांट होता है, उसके पत्ते जो हैं इरेगुलर शेप होता है पत्तों का, ठीक है। पत्तों के ऊपर उसमें बड़े बड़े कांटे या थॉर्न्स होते हैं, ठीक है। और इसका जो फूल होता है काफ़ी छोटा सा फूल होता है, मोस्टली येलोइश या ऑरेंजिश टाइप के कलर का इसका फूल होता है, ठीक है। अब खसखस क्या होता है, सुना है खसखस, ठीक है, खाते हैं लोग, मिठाई वगैरह में डालते हैं, ठीक है। जो ओपियम का फूल होता है, ठीक है, फूल में जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब सीड्स बनते हैं, ओपियम के जो सीड्स होते हैं उसी को हम लोग खसखस बोलते हैं, ठीक है। ओपियम के जो सीड्स हैं उसी को खसखस बोलते हैं, ठीक है। अब ओपियम या जो पॉपी है, ठीक है, इसको कल्टीवेट करना जो है इलीगल है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें से ड्रग्स हमको मिलते हैं, ठीक है। तो इसको कल्टीवेट करना इलीगल है, फिर भी कई सारे लोग जो है छुप छुपा के अपने घर के पीछे के बाड़ी वाड़ी में जो है इसका कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। मतलब बाकी जो दूसरे क्रॉप्स हैं, दूसरे क्रॉप्स के बीच में छुपा करके इसका जनरली कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है। अब ओपियम जो है इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि जिसके वजह से ये एज अ ड्रग एक्ट करता है, ठीक है। इसमें जनरली क्या होता है, ओपियम के काम करने का तरीका ये होता है कि इसमें एक एजेंट होता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग कहते हैं नार्कोसिस, ठीक है। इसमें एक एजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं नार्कोसिस, ठीक है। ये क्या करता है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने का काम करता है, ठीक है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करेगा, जिससे क्या होगा, इनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस यानी कि बेहोशी की फीलिंग आती है, ठीक है। इनसेंसिबिलिटी यानी कि हमको चीज़ों का सेंस नहीं रहता, जैसे कि अगर सामने लड़ाई चल रही है या कुछ भी चल रहा है तो अगर कोई आदमी है गांजा खा करके बैठा है, ओपियम को हिंदी में अपन गांजा बोलते हैं, ठीक है,
कोई आदमी है गांजा खा करके बैठा है तो सामने लड़ाई भी क्यों ना हो जाए, उसको भी कोई 2 करोड़ रुपया भी ला करके सामने ना फेंक दे, उसको कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। मतलब उसका दिमाग समझ ही में नहीं पाएगा कि हो क्या रहा है सामने, तो उसका दिमाग अगर समझेगा नहीं तो रिएक्ट कैसे करेगा। तो पहले तो अनकॉन्शियसनेस यानी कि बेहोशी होती है, इनसेंसिबिलिटी होती है जिसको कि हम लोग स्टूपर भी बोलते हैं। पर्सन जो है किसी भी कंडीशन के लिए रिएक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। अब ये जो है कॉमनली ओपियम से मिलता है। ओपियम से क्या होता है, दूध यानी कि लेटेक्स निकलता है, ठीक है। तो ओपियम का जो लेटेक्स होता है, ठीक है, इसको फिर सुखा करके क्या कर दिया जाता है, पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो पाउडर होता है वाइट पाउडर होता है, क्रिस्टलाइन सा पाउडर होता है, जिसको कि गांजे के नाम से क्या कर दिया जाता है, मार्केट कर दिया जाता है। अब ये गांजा इतना ज़्यादा महंगा क्यों होता है? महंगा इसलिए होता है क्योंकि लेटेक्स जो प्रोड्यूस होता है गांजे के पौधे से, ओपियम के पौधे से, ठीक है, वो बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब अगर मान के चलो कि 1 या 2 ग्राम भी गांजा किसी को अगर मार्केट में बेचना है तो उसके प्राइसेस जो हैं बहुत हाई जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये बोल लो कि एक अंदाजे से मैं बोल रही हूँ कि 50 या 100 ग्राम गांजा जो होगा, ठीक है, वो भी करीब आपको 10-20 हज़ार 50 हज़ार इस टाइप के अमाउंट में मिलेगा। बहुत ज़्यादा इसका प्राइस होता है क्योंकि लेटेक्स जो प्रोड्यूस होता है वो बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये जो लेटेक्स होता है इसके अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ ओपियोइड्स, ओके। जो लेटेक्स में केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ ओपियोइड्स, ठीक है। अब इसका ओपियोइड्स जो है इसका इफेक्ट क्या होता है, कॉमनली जब अगर मेडिसिनल पर्पस के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं कम क्वांटिटी में, देन इट विल एक्ट एज एन एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर, ठीक है। तो मेडिसिनली ये एक पेन किलर के जैसे यूज़ होता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा इसको क्वांटिटी में यूज़ किया जाए तब ये जो है अनकॉन्शियसनेस और इनसेंसिबिलिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसको जनरली डायरिया के ट्रीटमेंट में, वॉमिटिंग के ट्रीटमेंट में, ठीक है, या कफ सिरप में एक कंस्टिट्यूएंट के हिसाब से इसको ऐड किया जाता है, ठीक है। अब ज़्यादा क्वान्टिटी में इसको अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, हमारे आई का जो प्यूपिल है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, आई का प्यूपिल छोटा हो जाता है, ठीक है। हमारा अटेंशन का जो स्पैन है, अटेंटिव रहने का जो हमारा कैपेबिलिटी है वो कम हो जाता है, ठीक है। एपैथी हो जाता है या लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क, मतलब कोई भी काम करने में पर्सन को कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। नॉजिया होती है, वॉमिटिंग होता है, चक्कर आएगा, उल्टियाँ होंगी, ठीक है। एक्शन बहुत उनका स्लो हो जाएगा, कोई भी काम फास्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, ठीक है, स्लो पल्स हो जाती है, और ऑब्वियसली ज़बान जो है वो लड़खड़ाती है, तब जब लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे हम लोग तब, ठीक है। अब ये जो ओपियोइड्स है, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक मिनट रखो, ठीक है। तो ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम में वही काम करता है जो मैंने बोला ना कि जो एसिटाइल कोलिन होता है या डोपामाइन होता है, ठीक है, उसको ब्लॉक कर देता है। एसिटाइल कोलिन को और डोपामाइन को ब्लॉक कर देगा, यानी कि जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो कंडक्ट नहीं हो पाते। एज अ रिजल्ट अभी जो मैंने सारे सिम्टम्स बताए हैं ये सारे सिम्टम्स जो है बॉडी में प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कैनाबिनॉइड्स पे, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स जो है ये एक अगेन प्लांट से हमको ऑब्टेन होता है, प्लांट का नाम है कैनबिस, ठीक है। कैनबिस जो प्लांट होता है, ठीक है, इसके लीफ का वहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये जो लीफ है ये किस टाइप का लीफ है, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ है ये, ठीक है, लिखा हुआ है, हशीश, हाँ बहुत सारे नाम, ठीक है। तो ये जो कैनबिस होता है, ठीक है, कैनबिस को जो है हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे कि चरस है, हशीश है, ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे नाम होते होंगे, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट नामों से इनको कॉमनली जाना जाता है, ठीक है। कैनबिस जो होता है इसको हम एज अ मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सारे ड्रग्स के साथ में होता है, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ,
ये देखो, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। कैनबिस जो होता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, इसमें हेलुसिनोजेनिक्स केमिकल रहते हैं। हेलुसिनोजेनिक का मतलब क्या है, हेलुसिनेशन का क्या मतलब होता है, उस दिन मैंने बताया था भ्रम, ठीक है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है भ्रम। तो कैनबिस के कंजम्पशन से पर्सन को जो है भ्रम की स्थिति उसके दिमाग में पैदा होने लगती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है जनरली जो मेडिसिन या जो ड्रग है, इसके लीव से, इसमें से निकलने वाले रेजिन से या इसके इन्फ्लोरेसेंस से लिया हो जाता है, ठीक है। किससे लेते हैं, इसके लीव से, ठीक है, इसके इन्फ्लोरेसेंस से, ठीक है, या फिर इसमें से निकलने वाला जो रेजिन होता है, इसमें से हमको क्या मिलते हैं, ड्रग्स मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो कंपाउंड होता है, ठीक है, जो केमिकल कंपाउंड होता है, उसको हम लोग कहते हैं कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। अब ये जो कैनाबिनॉइड्स हैं, ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये जो है हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, मतलब जो नर्व सेल्स होते हैं, उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। ब्रेन के जो सेल्स हैं उसमें जब रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे तो ऑब्वियसली ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो हैम्पर हो जाएगी, ब्रेन जो है प्रॉपरली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो कैनाबिनॉइड्स हैं, ठीक है, इसको हम लोग 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि प्लांट के कौन से पार्ट से उसको लिया गया है, ठीक है। जैसे कि जो तुम लोग बोल रहे थे ना कि भांग, हम लोग गांजा बोल रहे हैं, चरस बोल रहे हैं, तो ये सब जो है एक ही प्लांट का प्रोडक्ट है, लेकिन अलग अलग जगह से लिया हुआ और अलग अलग तरीके से बनाया हुआ प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोग भांग के बारे में बात करें, ठीक है, तो भांग अगर हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब वी आर यूजिंग द लीव्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। अगर हम लोग प्लांट के लीव्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग भांग कहेंगे, ठीक है। तो या तो फ्रेश लीव्स को भी यूज़ किया जाता है या ड्राइड लीव्स को भी यूज़ किया जाता है, पीसते हैं, ठीक है, या तो लीव्स को डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं या उसका जो जूस या एक्सट्रैक्ट होता है उसको भी भांग के फॉर्म में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गांजा, ठीक है। गांजा जो होता है इसको हम लोग इंग्लिश में मैरीजुआना भी कहते हैं, हाँ, मैरीजुआना भी कहा जाता है इसको इंग्लिश में, ठीक है। मैरीजुआना कब इसको हम लोग बोलते हैं, जब इसका फीमेल इन्फ्लोरेसेंस, अनफर्टिलाइज्ड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस जो है, जब उसको हम लोग यूज़ करेंगे कैनबिस का, तब उसको हम लोग गांजा या मैरीजुआना कहेंगे, ठीक है। इसके बाद चरस पे हम लोग आते हैं, ठीक है। इसी का तीसरा टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं चरस, ठीक है। चरस कब मिलता है हमको, जब हम लोग कैनबिस का जो रेजिन होता है, जैसे कि हींग जो है, हींग भी एक तरीके का रेजिन है, वैसे ही जो कैनबिस प्लांट है उसमें से भी रेजिन निकलता है, उस रेजिन को जब हम लोग यूज़ करते हैं तब वो बन जाता है चरस। और इसके बाद में लास्टली जो चौथा हमको कंपाउंड या चौथा टाइप का मिलता है, ठीक है, दैट इज़ द हैश ऑयल, या जिसको नॉर्मली हैश भी कहा जाता है, ठीक है। अभी जो सुशांत की डेथ के बाद में जो ड्रग्स वाला बहुत ज़्यादा बॉलीवुड में हाइप हुआ था, उसमें एक खबर ये भी उड़ी थी कि दीपिका पादुकोण, शी ऑल्सो यूज टू कंज्यूम ड्रग्स, ठीक है। तो उसमें उन लोग का व्हाट्सएप चैट वगैरह बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज हो गया था, उसमें शी वॉज आस्किंग फॉर हैश, ठीक है। तो हैश क्या है, एक कैनबिस का ही एक प्रोडक्ट है। तो हैश ऑयल जो है ये बेसिकली होता क्या है, इट इज़ लिपिड सॉल्यूबल प्लांट एक्सट्रैक्ट, ठीक है, जो कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है और इसका साइकेडेलिक लंग्स इफेक्ट होता है, लंग्स में ये बहुत इजीली जो है क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हैश जो होता है उसको सिगरेट के अंदर डाल करके शायद मोस्टली कंज्यूम किया जाता है, ठीक है, स्मोक किया जाता है इसको, ठीक है। तो ये लंग्स में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और ओवरऑल जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देता है और उनके फंक्शन को होने से रोकता है, ठीक है। लास्टली हम लोग आते हैं कोकेन पर। एम प्लांट, हेम्प एक तरीके का प्लांट है, हेम्प जो है ना एक तरीके का प्लांट है, उससे फाइबर्स भी मिलते हैं, फिर कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिस उसमें से जो ऑब्टेन होते हैं जो ड्रग्स के जैसे एक्ट करते हैं, ठीक है। लास्टली हम लोग आते हैं कोकेन पर, ठीक है। कोकेन जो होता है एक वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है जो कि पाउडर्ड फॉर्म में अवेलेबल होता है, हाँ, जो एकदम पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। कोकेन जो होता है
कोकेन का काम क्या है, ठीक है। कोकेन का भी काम यही है, इट विल ऑल्सो अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा वही जो रिसेप्टर्स होते हैं और जो आपके ये होते हैं नर्व रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स की फंक्शनिंग को ब्लॉक करता है। एज अ रिजल्ट आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये जो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है ना कोकेन का, ठीक है, इसको ना साउथ अफ्रीका में एक प्लांट होता है, वहाँ पर ज़्यादातर पाया जाता है, जिसको कहते हैं कोका, ठीक है। कोका नाम का ये जो प्लांट है, इसमें से जो कोकेन है वो रेजिन के फॉर्म में एक्चुअली मिलता है, ठीक है। फिर ये जो रेजिन है, ठीक है, इस रेजिन को या लेटेक्स जो होता है, लेटेक्स को फिर सुखाया जाता है, सुखा के पाउडर करते हैं, फिर उसको एज अ ड्रग जो है मार्केट किया जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ इसका प्रोडक्शन नहीं होता है इंडिया में, ठीक है, लीगल प्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए इसके भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्या कहना चाहिए, इफेक्टिव नारकोटिक ड्रग है, ठीक है, जो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में भी बहुत लार्ज एक्सटेंट तक अपना इफेक्ट जो है शो करता है, ठीक है। तो इसके बारे में खैर हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, इतना अब हमको डिस्कस नहीं करना है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है तुम लोगों के बुक में? अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में दिया है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं तुम लोगों को ऐड करना चाहूँगी, परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स, ठीक है। ये तुम लोगों के बुक में नहीं दिया है, ठीक है। इसको मैं क्यों बोल रही हूँ, कभी सुना है कि स्पोर्ट्स पर्सन्स जो हैं उनको बैन किया गया है खेलने से, ठीक है। क्रिकेट में होता है, टेनिस में होता है, या फिर एथलेटिक्स में भी होता है, क्या नाम था, उसेन बोल्ट, ठीक है। उसेन बोल्ट को भी एक दो बार जो है मतलब बैन किया गया है एथलेटिक्स में पार्ट लेने से, ठीक है। सानिया मिर्ज़ा भी इसके बीच में एक बार फंस चुकी है, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स जो हैं बेसिकली क्या होते हैं, स्टेरॉयडल ड्रग्स होते हैं, ठीक है। ये जो स्टेरॉयडल ड्रग्स है इसको जनरली स्पोर्ट्स पर्सन्स जो है ज़्यादातर इंजेक्शंस वगैरह के फॉर्म में या पाउडर्ड फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ये जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स हैं इनका काम क्या होता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे बॉडी में जो डाइजेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बॉडी में ज़्यादा एनर्जी जो है वो बनने लगती है, बॉडी जो है हाइपर एक्टिव हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा ये जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स है ये मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कोई जो एथलेटिक्स में पार्ट ले रहा है, या जैसे उसेन बोल्ट का ही हम लोगों ने एग्जांपल लिया, और भी कई स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जिस दिन उन लोगों को खेलना होता है उसके कुछ दिन पहले जो है ये परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो कुछ दिनों के डिफरेंस में क्या होगा कि उनकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होने लगता है, ज़्यादा एक्टिव हो जाती है उनकी बॉडी, ठीक है, इनका मसल बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। तो इनकी बॉडी का जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल बॉडी का जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होता है।